नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 22 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। हमारा प्रयास होता है कि प्रश्नों के माध्यम से पूरे करंट अफेयर्स को कवर किया जाए। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लेकर के आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स, यानी 22 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की है। उसी पर आधारित यह प्रश्न है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं गोद लेने से संबंधित कानूनों में एकरूपता स्थापित करना है। विधेयक में बहुविवाह तथा एक साथ कई विवाहों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आने वाली अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश के द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक, इसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, यानी यूसीसी विधेयक में कौन से प्रावधान किए गए हैं। देखिए, इस विधेयक का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सभी समुदायों में बहुविवाह तथा एक साथ कई विवाहों पर प्रतिबंध लगाया जाए, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने तथा लिव इन रिलेशनशिप के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान करने का भी इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। यह कानून संविधान के 342 अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 342 एवं अनुच्छेद 366 के अंतर्गत और आर्टिकल 366 के अंतर्गत आने वाली अनुसूचित जनजातियों जैसे भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहरिया, भारिया जैसे समुदायों पर इस पर जो है यह कानून लागू नहीं होगा। संविधान के भाग 21 के अंतर्गत संरक्षित पारंपरिक अधिकारों वाले समुदायों को भी विशेष छूट प्रदान की गई है। इसमें सभी समुदायों के लिए विवाह और तलाक का पंजीकरण सरकारी पोर्टलों पर कराना अनिवार्य किया गया है। इसमें एक खास बात यह है कि इस विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के संबंध में अगर वो जोड़ों के संबंध शुरू होने के एक माह के भीतर स्थानीय रजिस्ट्रार के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है, एज जो है वह है 18 वर्ष। यदि किसी भी साथी की आयु 21 वर्ष से कम है तो इस संबंध की शुरुआत और समाप्ति की सूचना उसके माता पिता या अभिभावकों को दी जाएगी। ठीक है। यूसीसी है क्या चीज़, जितना अभी हम लोगों ने देखा, इस पर बातचीत की। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ऐसे कानूनों का समूह है जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। इसका एक संवैधानिक आधार भी है। आर्टिकल 44 के अनुसार आर्टिकल 44 किसके अंतर्गत है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निहित है। इसके अनुसार
राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपनी सिविल कोड व्यवस्था को बनाए रखा और देखा जाए तो 2024 तक गोवा एक ऐसा राज्य था या एकमात्र राज्य था जहां पर समान नागरिक संहिता लागू थी। लेकिन 2024 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 पारित किया और स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। ध्यान देना है कि गोवा में जो यूसीसी लागू था वो स्वतंत्रता से पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? उत्तराखंड। इसके बाद 2026 में गुजरात और असम ने भी अपने राज्यों में यूसीसी विधेयक पारित किया है। ठीक है, यूसीसी को रिकमेंड करने के लिए बहुत सी समितियां बनाई गई थी, जिसमें कुछ समितियां हैं जैसे BN राव समिति, जो BN राव समिति जो है 1947 में बनी थी। इसने कहा था कि यूसीसी की सिफारिश की, लेकिन इसके कार्यान्वयन को भविष्य के लिए स्थगित करने का सुझाव दिया था। इसके बाद एक समिति बनी थी साचर समिति। साचर समिति 1986 में इसने सामाजिक न्याय एवं समानता के लिए यूसीसी के महत्व पर बल दिया था। बाद में विधि आयोग जो 1986 और दूसरा 2018 में व्यापक सामाजिक सहमति बनाने तक व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी। अगर हम देखें कि यूसीसी से संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय भी प्रदान किए गए हैं, तो उसमें प्रमुख जो हैं वह है शाहबानो मामला जो है 1985, इस पर एक फिल्म भी आई है। तो मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार को मान्यता दी गई। उसके बाद एक मामला आया था सरला मुदगल का मामला था 1995 में। इसमें सरकार को यूसीसी पर विचार करने की सलाह दी गई थी। उसके बाद 3 तलाक का मामला 2017, इस पर भी फिल्म बन चुका है। 3 तलाक को इसमें असंवैधानिक घोषित किया गया। उसके बाद सबरीमाला 2018 में आया। इसमें धार्मिक प्रथाओं में लैंगिक समानता पर बल दिया गया है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं। तो मध्य प्रदेश में जो प्रस्तावित विधेयक है, इसमें हमने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की, जिसमें कौन कौन समितियां थीं, कौन से महत्वपूर्ण निर्णय प्रदान किए गए हैं, क्या होता है, किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है ना, इसको याद रखना है। और कितने स्टेट ने इसको लागू कर दिया, यानी गोवा सबसे पहला है जो लागू किया था। स्वतंत्रता के बाद लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। उसके बाद गुजरात, असम और अब MP। नेक्स्ट चलते हैं। डिजिटल लोकल पास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, केवल A, क्योंकि सभी अनुसूचित जनजातियों को इसमें लागू शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। डिजिटल लोकल पास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सुविधा उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में निवास करती है। पात्र यात्री राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सेवा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई। तो चलिए डिजिटल लोकल पास के बारे में जानते हैं। यह जो है
नहाई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर 2 डिजिटल सेवाएं लॉन्च की हैं। पहला जो डिजिटल सेवा है उसका नाम है डिजिटल लोकल पास और दूसरा है मार्ग मित्र सहायता केंद्र। ठीक है, तो यह सुविधा जो डिजिटल लोकल पास है, यह सुविधा उन यात्रियों के लिए है जो किसी टोल प्लाजा के निर्धारित दूरी के भीतर रहते हैं और स्थानीय मासिक टोल के पात्र हैं। यह टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले व्यक्ति जो हैं इस पास के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके पास के लिए यात्री टोल प्लाजा पर बिना जाए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा से की गई थी। कौन सा है? मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा से। इस टोल प्लाजा से डिजिटल टोल पास की शुरुआत की गई थी। इसमें तीनों सही है। परिवर्तन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने परिवर्तन योजना लागू करने की मंजूरी की है। तो यह किसकी योजना है? दिल्ली सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाणिज्यिक वाहनों को स्वच्छ एवं आधुनिक वाहनों में बदलना है। ठीक है, और इसका क्रियान्वयन जो है यह मतलब किस एजेंसी के द्वारा हो रहा है? तो यह सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का यह एक पहल है, यानी उसी के अंतर्गत यह किया जा रहा है। परिवर्तन योजना, इसमें जितने भी इसके तहत जो है BS4 या उससे पुराने वाणिज्यिक वाहनों को BS4 या इससे पुराने वाणिज्यिक वाहनों को BS6 या इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी, जैसे वाहन कर में छूट प्रदान किया जाएगा और पंजीकरण शुल्क में छूट होगा। वाहन ऋण पर 5% का ब्याज सब्सिडी होगी। वाहन निर्माताओं द्वारा 8% तक की छूट दी जाएगी, है ना। कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर परिवर्तन योजना वायु प्रदूषण को कम करने की दिल्ली सरकार की एक योजना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, मिशन गोल्ड स्पाइस के संदर्भ में है कि मिशन गोल्ड स्पाइस यानी मसाले किस कृषि उत्पाद की मूल्य श्रृंखला संवर्धन से संबंधित है। तो देखिए, अभी 21 जुलाई में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जो कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में, और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कनराड के संगमा ने दिल्ली में एक मिशन गोल्ड स्पाइस एकीकृत लैकाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला संवर्धन परियोजना का शुभारंभ किया। कौन सा? एकीकृत लैकाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला संवर्धन परियोजना, इसकी शुरुआत की। यह पाँच वर्षीय परियोजना यानी कि 2026 से 30 तक यह योजना चलेगा।
चलिए इस लकाडोंग हल्दी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बारे में जान लेते हैं। लकाडोंग हल्दी जो है मेघालय की एक विशिष्ट किस्म की हल्दी है। इसमें उच्च करक्यूमिन का स्तर पाया जाता है। करक्यूमिन हल्दी में पाया जाने वाला एक अर्क है। करक्यूमिन, और करक्यूमिन का जो इस्तेमाल है दवा के रूप में भी किया जाता है उस दवाओं में, और इसका बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो जो लकाडोंग हल्दी है उसमें लगभग 7% से लेकर 12% तक करक्यूमिन पाया जाता है। जो वैश्विक स्तर पर हल्दी में करक्यूमिन का जो औसत है वह वैश्विक स्तर पर देखें तो 2% से लेकर के 4% ही है, लेकिन इस लकाडोंग हल्दी में 7 से 12% हल्दी पाया जाता है। इसीलिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है। परियोजना का जो उद्देश्य है कि 2030 तक हल्दी की खेती को बढ़ा करके 2500 हेक्टेयर से बढ़ा करके 7000 हेक्टेयर करना है ना। इसमें रोजगार जनरेट करना है, महिलाओं को विकास, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए कार्य करने हैं, है ना, रोजगार सृजन करना है, और किसानों को आय दोगुनी करनी है, जिस पे इस तरह की ये स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है। तो लकाडोंग हल्दी के लिए यह योजना शुरू की गई थी और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। एक चीज़ और कि इसमें वित्त पोषण जो है इसका मेघालय सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा फॉर्म का संबंध किससे है? अभी एक अंतरिक्ष यात्री हैं, उनका नाम है मतलब कैप्टन अमन जौहरी। नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कैप्टन अमर जौहरी ने प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा फॉर्म के तहत एक माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधान उड़ान सफलतापूर्वक पूरा किया है। बेसिकली प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा फॉर्म जो है भारत की अंतरिक्ष, कृषि प्रौद्योगिकी और फसल लचीलेपन से संबंधित एक अभिनव पहल है। यानी कृषि प्रौद्योगिकी से रिलेटेड यह पहल है। इसका उद्देश्य भविष्य में मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए टिकाऊ खाद्य प्रणालियों का विकास करना और तथा दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस मिशन में ये जो मिशन है प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा फॉर्म, इस मिशन में महाराष्ट्र में उगाई गई प्याज और आलू का माइक्रो ग्रेविटी वातावरण में, माइक्रो ग्रेविटी एटमॉस्फेयर में अध्ययन किया गया। यह अनुसंधान जो रिसर्च है वो नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा के सहयोग से किया गया। काउंसिल कनाडा। कुल मिला के इसमें देखा जाए तो प्याज और आलू पर रिसर्च किया गया, वो माइक्रो ग्रेविटी एटमॉस्फेयर में, और इसका यह रिसर्च जो है नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा के सहयोग से किया गया है। ठीक है। तो माइक्रोग्रेविटी क्या होता है? माइक्रोग्रेविटी वह स्थिति है जिसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अत्यंत कम होता है या कम महसूस होता है। इस वातावरण में वैज्ञानिक यह अध्ययन करते हैं कि पौधों, खाद्य पदार्थों और जैविक प्रणालियों का व्यवहार किस प्रकार बदलता है। ठीक है। वो माइक्रोग्रेविटी यानी कि बहुत कम गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। ठीक है। उसी में प्याज और आलू का परीक्षण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो यह किससे है? अंतरिक्ष कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी से संबंधित है।
नेक्स्ट है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड से संबंधित प्रश्न है कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को लगभग 16,000 लियो उपग्रहों के समूह की स्थापना हेतु किस संस्था से तकनीकी मंजूरी प्राप्त हुई है। तो रिलायंस ने अभी प्रश्न में ही है कि 16,000 लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, लियो का मतलब हो गया लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह का स्वदेशी ब्रॉडबैंड समूह स्थापित करने के लिए किसी एक संस्था से मंजूरी प्राप्त हुई। उस संस्था का नाम है इन स्पेस, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस का फुल में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसी के द्वारा रिलायंस जियो इन्फो लिमिटेड को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, जो प्रस्तावित उपग्रह नेटवर्क की जो कुल क्षमता है वो 4.5 से 5 टेराबाइट प्रति सेकंड होगी। थोड़ा इन स्पेस के बारे में जान लेते हैं। इन स्पेस भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें विनियमित करने वाला एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना जो है 2020 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी और यह अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अहमदाबाद यानी गुजरात में है। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं कि लियो क्या है। लियो जो है पृथ्वी की सतह से यानी 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक की कक्षा जो है उसको लियो कहा जाता है। इस कक्षा में स्थित उपग्रह लो लेटेंसी के कारण उच्च गति वाले इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है, और इसी में ही ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए व्यापक रूप से उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में इकोवास का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इकोवास बेसिकली एक संस्था है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास। ठीक है, अभी हाल ही में सेनेगल के राष्ट्रपति उनका नाम है बिस्रू दियोमाय फाये, यानी कि जो सेनेगल के राष्ट्रपति हैं दियोमाय फाये को पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवास का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इकोवास जो है यह पश्चिमी अफ्रीका के देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, क्षेत्रीय सहयोग तथा सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और इसका मुख्यालय कहाँ है? अबूजा कहाँ है? नाइजीरिया में। इकोवास का मुख्यालय अबूजा में है। थोड़ा सा सेनेगल के बारे में जान लेते हैं। सेनेगल पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है जिसकी राजधानी है डकार और यह अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इसके सीमावर्ती देश जो हैं कौन कौन से देश हैं? उत्तर में
मारिटानिया, आप इसको मैप से पढ़िएगा देख करके। पूर्व में माली, दक्षिण पूर्व में गिनी, फिर नेक्स्ट है गिनी बिसाऊ, ठीक है। यहाँ पर सेनेगल की कुछ नदियाँ हैं, इससे सेनेगल नदी है, उसके बाद गाम्बिया नदी एक है वहाँ पे, ठीक है। और एक वहाँ बहुत बड़ा है डेल्टा है, उसका नाम है सालोम डेल्टा, ठीक है। तो यह दियामाय फायो को इकोवास का नया अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला सदस्य देश कौन बना? तो हाल ही में फ्रांस ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। किसके लिए लगाया? कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया नहीं उपयोग करना है। इस प्रतिबंध लगाने के साथ ही फ्रांस यूरोपीय यूनियन का पहला सदस्य देश बन गया जिसने सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया। यह व्यवस्था फ्रांस के डिजिटल नियामक ढांचे तथा अरकॉम की निगरानी में संचालित किया जाएगा। यह किसके निगरानी में संचालित किया जाएगा? अरकॉम माने एक संस्था है जिस अरकॉम, उसी के माध्यम से यह निगरानी किया जाएगा। यह फ्रांस का ऑडियो विजुअल और डिजिटल संचार नियामक प्राधिकरण है, ठीक है। इसका काम है डिजिटल प्लेटफॉर्मों और मीडिया सेवाओं पर नियमन और निगरानी करना, ठीक है। इसका 2 चरणों में यह लागू किया जाएगा। पहले 1 सितंबर 2026 से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया खाते बनाने की अनुमति नहीं होगी। फिर जनवरी 2027 से यह प्रतिबंध पहले से मौजूदा खातों पर लागू किया जाएगा। कुल मिला के अभी देखा जाए तो इस यूरोपीय संघ का पहला सदस्य देश जिसने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बात की और लगाया वह है फ्रांस। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पश्चिमी घाट में लाइकेन बनाने वाले कवक की 5 नई प्रजातियों की खोज किस संस्था के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई? यानी कि अभी 5 नई प्रजातियों की खोज की गई और ये खोज करने वाले कौन से संस्थान के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो ये हैं MSCS आगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे, ठीक है। तो जो ये खोज की गई थी प्रजातियों की एलोग्राफा जीन से संबंधित है। एलोग्राफा जीन से संबंधित 5 नई कवक प्रजातियां खोजी गई हैं और इसका खोज किया था किसने? MSCS आगरकर अनुसंधान पुणे, ठीक है। एक चीज़ और, ये जो अनुसंधान संस्थान है यह DST के अंतर्गत है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है। हाँ, थोड़ा सा पश्चिम घाट के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर, ये जो पश्चिमी तट है इसके समानांतर फैली एक पर्वत माला है। इसकी कुल लंबाई 16,000 किलोमीटर है। यह जो है किन किन स्टेट से होकर है? यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, इतने स्टेट से होकर यह गुजरता है। इसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा प्राप्त है। यह विश्व के 36 हॉट स्पॉट यानी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में से एक है यह, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने यह
कार्य किया। यानी रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, कहाँ है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड? लंदन में है। लंदन में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए। इसी के साथ उनका ये 34वां वनडे शतक था। ठीक है। इसी के साथ देखें तो रोहित शर्मा एक विदेशी देश में सबसे अधिक वनडे शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा ने 8 शतक लगाए, सचिन तेंदुलकर 7, सईद अनवर 7, एबी डिविलियर्स 7। ठीक है। थोड़ा सा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की जो स्थापना हुई थी 1814 में बनाया गया था और यह मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC के पास इसका स्वामित्व है। नेक्स्ट है, गृह ज्योति योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितनी यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जाती है? तो गृह ज्योति योजना जो है कर्नाटक सरकार की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जाती है। योजना का लाभ कर्नाटक के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मकान मालिक और किराएदार दोनों को दिया जाता है। ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से नेक्स्ट करंट अफेयर्स को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।